एक बहुत दूर जगह में, एक बहुत दूर देश में एक आदमी रहता था जिसका नाम था इवान ज़ारेविच। उसके 3 बहनें थीं, मेरी ज़ारेविच, ओल्गा ज़ारेविच और अत्रा ज़ारेविच। समय गुजरता गया और उनके माता पिता दोनों मर गए। जब वो मरे थे ना, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम अपनी बहनों को उस पहले आदमी को दे देना जो सबसे पहले उसका हाथ मांगे। उनको घर पर बिठाकर मत रखना। इवान ने अपने माता पिता को दफन कर दिया। एक दिन वो अपनी तीनों बहनों के साथ बागीचे में घूमने के लिए गया। उसके साथ ही बड़े जोर का तूफान भी आ गया। इवान बोला, जल्दी करो बहनों, हम लोगों को जल्दी ही अंदर चलना चाहिए। जैसे ही वो महल में घुसे तो गर्ज की आवाज़ सुनाई दी। कमरे की छत फट गई। एक चमकीला बाज कमरे में आ गया। वो सीधे फर्श पर गिरा और एक सुंदर लड़के में बदल गया। वो बोला, गुड डे इवान ज़ारेविच। मैं पहले एक मेहमान की तरह से आया था, पर अब मैं एक उम्मीदवार की हैसियत से आया हूँ। मैं तुम्हारी बहन मेरी ज़ारेविच का हाथ मांगने आया हूँ। इवान बोला, अगर मेरी बहन चाहती है तो मैं रास्ते में नहीं आऊँगा। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। मैरी राजी हो गई। उस बाज ने मैरी से शादी कर ली और उसको अपने राज्य लेकर चला गया। घंटों पर घंटे निकलते गए, दिनों पर दिन निकलते गए। फिर 1 साल कब निकल गया कुछ पता नहीं चला। एक बार फिर इवान और उसकी बहनें बागीचे में घूमने गए तो एक बार फिर एक काला बादल आया, एक बार फिर एक तूफान उठा, एक बार फिर बिजली चमकी और एक बार फिर इवान अपनी बहनों के साथ अंदर महल में चला गया। जैसे ही वो महल के अंदर घुसे, गर्ज की आवाज आई और छत फाड़ता हुआ एक गरुड़ उसमें आ घुसा। वो भी फर्श की तरफ उड़ा और एक बहुत सुंदर लड़ने वाले नौजवान में बदल गया। वो बोला, गुड डे इवान। मैं यहाँ पहले एक मेहमान की तरह आया था और अब एक उम्मीदवार की हैसियत से आया हूँ। मैं तुम्हारी बहन ओल्गा का हाथ मांगने आया हूँ। इवान ने उसको भी वही जवाब दिया जो उसने पहले उम्मीदवार को दिया था। अगर मेरी बहन राजी है तो मैं रास्ते में नहीं आऊँगा। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। ओल्गा राजी हो गई। उस गुरु ने ओल्गा से शादी कर ली और उसको अपने राज्य लेकर चला गया। उसके बाद 3रा साल निकल गया। इवान ने अपनी सबसे छोटी बहन से कहा, चलो बागीचे में घूमने चलते हैं। सो वो दोनों बागीचे में घूमने चले गए। वे लोग थोड़ी ही देर वहाँ घूमे होंगे कि एक बार फिर काला बादल आया, फिर तूफान उठा, फिर बिजली चमकी। एक बार फिर इवान अपनी बहन अत्रा के साथ महल के अंदर चला गया। जैसे ही वो महल के अंदर घुसे, गर्ज की आवाज आई और छत फाड़ता हुआ एक रेवन अंदर आया। वो भी फर्श की तरफ उड़ा और एक सुंदर लड़ने वाले नौजवान में बदल गया। इवान ने उसको भी वही जवाब दिया जो उसने पहले 2 उम्मीदवारों को दिया था। अगर मेरी बहन राजी है तो तुम उससे शादी कर सकते हो। मैं रास्ते में नहीं आऊँगा। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। अत्रा राजी हो गई और उस रेवन ने अत्रा से शादी कर ली और उसको अपने राज्य लेकर चला गया। इवान अगले पूरे साल अकेला ही रहा, सो वो दुखी हो गया। एक दिन उसने सोचा कि वो अपनी बहनों से मिलकर आता है, सो वो अपनी बहनों से मिलने चला गया। चलते चलते उसको एक बड़ा शानदार कैंप दिखाई दे गया। उस कैंप की मालकिन मारिया मोरेवना उससे मिलने के लिए बाहर आई। गुड डे इवान ज़ारेविच, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपनी मर्जी से ऐसे ही जा रहे हो या फिर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत है? इवान बोला, मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मारिया बोली, अब तुम अंदर आओ और मेरे साथ कुछ समय रहो। इवान खुशी से राजी हो गया। वो वहाँ 2 रात रहा। माया को उससे प्रेम हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। मारिया उसको अपने राज्य ले गई। वे वहाँ कुछ समय तक खुशी खुशी रहे। फिर माया को लड़ाई के लिए जाना पड़ा। उससे अपना सब कुछ इवान को सौंपा और बस इतना कहा, तुम जहाँ भी जाना चाहो चले जाना, तुम जो कुछ भी देखना चाहो देखना, पर एक चीज़ तुम कभी ना करना और वो ये है कि इस भंडार घर का दरवाज़ा कभी ना खोलना। अब इवान तो ऐसा ही था जैसे हम सब लोग होते हैं। सो जैसे ही मारिया वहाँ से गई, वो तुरंत ही उस भंडार घर की तरह भागा गया जिसका दरवाज़ा मारिया को ने उसको खोलने से मना किया था। उसने उसका दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। वहाँ कोषचेव लड़का हुआ था जिसे कभी मौत नहीं आती। वो 12 लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। कोषचेव उसको देखते ही बोला, मुझ पर दया करो, मुझे कुछ पीने के लिए दो। मैं यहाँ बिना खाना खाए, बिना पानी पिए 10 साल से लटका हुआ हूँ। मेरा गला तो बिना पानी के बिल्कुल रेगमार हो गया है। इवान उसके लिए एक बाल्टी पानी लेकर आया और उसे पीने के लिए दिया। कोषचेव ने उसे
एक ही घूंट में पी लिया और बोला, मुझे एक बाल्टी से ज्यादा पानी चाहिए, मुझे एक बाल्टी पानी और लेकर आओ। इवान उसके लिए एक बाल्टी पानी और ले आया। कोस्चेव उस पानी को भी पी गया। फिर उसने तीसरी बाल्टी पानी मांगा। इवान ने उसको तीसरी बाल्टी पानी भी ला दिया। जैसे ही उसने वो तीसरी बाल्टी पानी पिया तो उसकी सारी पुरानी ताकत वापस आ गई। उसने अपना शरीर एक बार हिलाया और अपनी बारहों जंजीरें तोड़ दी। कोस्चेव बोला, तुम बहुत दयालु हो, पर मुझे डर है कि अब तुम मारिया को फिर कभी नहीं देख सकोगे। तुम उसको उसी तरह नहीं देख सकोगे जैसे तुम अपने कान नहीं देख सकते। फिर वो हवा का झोंका बना और खिड़की से बाहर चला गया। उसने मारिया को ढूंढ लिया और उसको उठाकर अपने घर ले गया। इवान बहुत रोया। बाद में उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुआ। 2 दिन तक चलने के बाद तीसरे दिन सुबह वो एक बहुत ही बढ़िया महल के पास गया। उस महल के पास एक ओक का पेड़ खड़ा था जिस पर एक चमकीला बाज बैठा था। इवान को देखते ही उस बाज ने उस पेड़ पर से सीधी जमीन की तरफ एक कूद लगाई और सुंदर लड़ने वाला नौजवान बन गया। आदमी बनकर वो बोला, भाई साहब आप कैसे हैं और दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है। इतने में राजकुमारी मैरी भी बाहर दौड़ी आ गई। वो अपने भाई के गले लग गई और उसका सारा हाल पूछने लगी कि वह कैसा रहा। फिर उसने उसको अपने बारे में बताया। इवान उसके घर 3 दिन रहा और फिर बोला, मुझे अफसोस है कि बहन मैं तुम्हारे घर और ज़्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी सुंदर मारिया मोरेवना को ढूंढना है। बाज बोला, वो आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगी भाई साहब। आप कम से कम यहाँ चांदी की चमच छोड़ते जाइए, इससे हम आपको याद करते रहेंगे। भगवान आपको आपकी मारिया को ढूंढने में मदद करे। इवान ने अपनी चांदी की चमच वहाँ छोड़ दी और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। इवान फिर 2 दिन चला और तीसरे दिन एक सुंदर महल के पास गया। ये महल उस पहले वाले महल से भी ज्यादा सुंदर था। इस महल के पास एक ओक का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गरुड़ बैठा था। इवान को देखकर उसने भी वहां से सीधी जमीन की तरफ एक कूद लगाई और एक सुंदर लड़ने वाला नौजवान बन गया। उसने आवाज लगाई, ओ ओल्गा, जल्दी से बाहर आओ, देखो तुम्हारा भाई आया है। ओल्गा तुरंत ही दौड़ी आई। अपने भाई को गले लगाकर उसने उसका हाल पूछा और फिर उसने उसको अपने बारे में बताया। इवान यहाँ भी 3 दिन ठहरा और फिर बोला, मुझे अफसोस है बहन कि मैं तुम्हारे घर और ज़्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी सुंदर मारिया मोरेवना को ढूंढना है। गरुड़ भी वही बोला जो बाज ने उससे कहा था। वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी भाई साहब। आप कम से कम अपना चांदी का कांटा यहाँ छोड़ते जाइए, शायद हमें इसकी कभी ज़रूरत पड़ जाए। भगवान आपको आपकी मारिया को ढूंढने में मदद करे। इवान ने अपना चांदी का कांटा वहाँ छोड़ा और अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ा। वो फिर 2 दिन चला और तीसरे दिन सुबह उसको फिर एक महल दिखाई दिया। ये महल उस दूसरे महल से भी ज्यादा सुंदर और शानदार था। इस महल के पास भी एक ओक का पेड़ खड़ा था। इस ओक के पेड़ पर एक रेवन बैठा था। रेवन ने इवान को देखा तो उसने भी पेड़ से सीधी जमीन की तरफ कूद लगाई और एक सुंदर लड़ने वाला नौजवान बन गया। वो जोर से बोला, अत्रा यहाँ देखो, तुम्हारा भाई आया है। अत्रा तुरंत ही बाहर दौड़ी आई और भाई को गले लगाया और उससे सारा हाल पूछा। फिर उसको अपना हाल बताया। इवान यहाँ भी 3 दिन ठहरा और फिर बोला, मुझे अफसोस है बहन कि मैं तुम्हारे घर और ज़्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी सुंदर मारिया मोरेवना को ढूंढना है। वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी भाई साहब। आप कम से कम अपनी चांदनी का सूंदनी वाला बक्सा यहाँ छोड़ते जाइए, इसको देखकर हम आपको याद करते रहेंगे। भगवान आपको आपकी मारिया को ढूंढने में मदद करे। इवान ने अपना चांदी का सूंदनी वाला बक्सा वहाँ छोड़ा और उनको गुड बाय कहकर फिर अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ा। वो फिर 2 दिन चला। तीसरे दिन की सुबह उसको माया मोरेवना मिल गई। जैसे ही उसने इवान को देखा तो बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रो पड़ी। वो बोली, इवान, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुमने उस भंडार घर का दरवाजा क्यों खोला? कोस्चेव को बाहर निकाला ही क्यों? इवान बोला, मुझे माफ कर दो मारिया, पर अब उस बीती बात पर रोने से क्या फायदा। अब तुम बस मेरे साथ चलो जल्दी से, इससे पहले कि कोस्चेव आ जाए। दोनों तैयार हुए और वहां से चल दिए। कोस्चेव उस दिन शिकार के लिए गया हुआ था। वो जब शाम को वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। अरे तुमको क्या हो गया? क्या घर में कुछ गड़बड़ है? घोड़ा बोला, इवान आया है और वो मारिया को ले गया है। कोस्चेव ने पूछा,
क्या तुम उनको पकड़ सकते हो? अगर तुमको कोई खेत बोना हो, जैसे गेहूं का खेत, तो पहले उसके बीज बोने के बाद पौधे के उगने का इंतजार करो, फिर उसे काटो, फिर उसमें से भूसा निकालो, फिर उसके दानों का आटा बनाओ, फिर उस आटे की 5 ओवन भर कर डबल रोटियां बनाओ, फिर उन डबल रोटियों को खाओ, तब कहीं बाहर जाने के लिए निकलो। तब भी पता नहीं कि हम उनको पकड़ सकेंगे या नहीं। कोस्चेव ने घोड़े को एड़ लगाई और दौड़ चला। उसने जल्दी ही इवान को पकड़ लिया। उसने इवान से कहा, मैं तुमको एक बार माफ कर सकता हूँ क्योंकि तुमने एक बार मुझे पानी पिलाया था। मैं तुमको दोबारा भी माफ कर दूंगा क्योंकि तुमने मुझे दूसरी बार भी पानी पिलाया था। तीसरी बार मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर उसने इवान से मारिया को छीन लिया और उसको घर वापस ले आया। इवान बेचारा एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। वो वहां बैठा काफी देर तक रोता रहा। कुछ देर बाद फिर से मारिया को लाने के लिए चल दिया। कोस्चेव उस समय बाहर गया हुआ था। चलो मारिया, पर इवान, वो हमको बहुत जल्दी पकड़ लेगा। पकड़ लेता है तो पकड़ लेने दो, हम लोग कम से कम 1-2 घंटे तो साथ गुजार लेंगे। और वो दोनों वहां से फिर चल दिए। शाम को जब कोस्चेव घर लौट रहा था तो उसका घोड़ा फिर से ठोकर खाकर गिर गया। कोस्चेव बोला, तुमको क्या हो गया है? क्या घर में फिर कुछ गड़बड़ है? इवान आया है और मारिया को ले गया है। क्या तुम उसको पकड़ सकते हो? अगर तुमको जौ का खेत बोना हो तो पहले उसके बीज बोने के बाद पौधों के उगने का इंतजार करो, फिर उसे काटो, फिर उसमें से भूसा निकालो, फिर उससे बियर बनाओ, फिर उसको पीकर धुत हो जाओ, फिर सो जाओ और तब कहीं बाहर जाने के लिए निकलो। तब भी पता नहीं कि हम उनको पकड़ सकेंगे या नहीं। कोस्चेव ने फिर अपने घोड़े को एक लगाई और दौड़ चला। बहुत जल्दी उसने इवान को फिर से पकड़ लिया। मैंने तुमको पहले ही कहा था इवान कि तुमको मारिया को देखना इतना ही मुश्किल होगा जितना कि अपने कान देखना। इतना कहकर उसने मारिया को उठाया और उसको लेकर घर आ गया। इवान वहां फिर अकेला बैठा रह गया। फिर वहां बैठा काफी देर तक रोता रहा। एक बार फिर वो मारिया को लेने जा पहुंचा। इत्तेफाक से उस बार फिर कोस्चेव शिकार के लिए गया हुआ था। चलो मारिया, पर इवान, इस बार तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। करने दो, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मारिया। सो वो फिर तैयार हुए और फिर वहां से चल दिए। पर शाम को लौटते हुए कोस्चेव का घोड़ा फिर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। कोस्चेव बोला, तुमको क्या हो गया है? क्या घर में कुछ गड़बड़ है? इवान आया है और मारिया को ले गया है। कोस्चेव ने फिर अपने घोड़े को एड़ लगाई और उससे दौड़ाकर इवान को बहुत जल्दी ही पकड़ लिया। वहां पहुंचकर उसने इवान के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उनको एक बैरल में भरा, बैरल के मुंह को गोंद से बंद कर दिया, बैरल को लोहे के छल्लों से बांधा और समुद्र में फेंक दिया और मारिया को लेकर चला गया। उसी समय इवान अपनी जो चांदी की चीजें अपने तीनों जीजों के पास छोड़कर गया था, वो सब काली पड़ गई। उनको काला पड़ते देख वो सब चिल्लाए। अरे, ऐसा लगता है कि इवान के साथ कुछ खराब हो गया है। गरुड़ तुरंत ही नीले समुद्र की तरफ उड़ गया। उसने उसमें से वो बैरल निकाला और उसको किनारे पर ले आया। बाज उड़ा और जिंदगी का पानी ले आया। रेवन मौत का पानी लाने के लिए उड़ गया। तीनों चिड़ियों ने उस बैरल को तोड़ा, उसमें से इवान के शरीर के सारे टुकड़े निकाले, उनको अच्छी तरह से धोया और फिर से उनको उनकी जगह पर लगा दिया। रेवन ने उन टुकड़ों पर मौत का पानी छिड़का तो उसके सब टुकड़े एक साथ जुड़ गए। बाज ने उस शरीर के ऊपर जिंदगी का पानी छिड़का। इवान ने सांस ली और वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, ओ मेरे भगवान, मुझे लगता है कि मैं कई दिनों तक सोता रहा हूं। उसके तीनों जीजा एक साथ बोले, तुम तो कई दिनों से भी ज्यादा दिनों तक सोते रहते अगर हम ना होते। तुम्हारी छोड़ी हुई तीनों चीजों ने काली पड़कर हमें बता दिया कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। हम सब तुमको बचाने भागे और तुम्हें बचा ही लिया। अब तुम हमारे साथ चलो और कुछ दिन हमारे साथ रहो। इवान बोला, नहीं मेरे जीजा लोगों, अभी नहीं, मुझे आज ही जाना होगा। मुझे अभी भी मारिया को ढूंढना है। और वो मारिया को लाने के लिए फिर चल दिया। जब उसने मारिया को ढूंढ लिया तो उसने मारिया से कहा, तुम पहले कोस्चेव को ढूंढो और उससे ये पता लगाओ कि उसको इतना अच्छा घोड़ा कहाँ से मिला। मारिया ठीक समय का इंतजार करती रही और ठीक मौका मिलते ही उसने उससे पूछा कि उसको इतना अच्छा घोड़ा कहाँ से मिला। कोस्चेव बोला
यहाँ से 1/3 जमीन पार करके जमीन के चौथे हिस्से में आग की नदी के पार एक बाबा यागा रहती है। उसके पास एक घोड़ी है जो उसको रोज एक बार दुनिया घुमाने ले जाती है। उसके पास और भी बहुत सारे घोड़े घोड़ियां हैं। मैंने उसके पास 3 दिन रहकर उसके घोड़े घोड़ियों के चरवाहे का काम किया था। उस समय मैंने उसका एक भी घोड़ा नहीं खोया था। इसी बात से खुश होकर उसने मुझे अपनी ये बच्ची घोड़ी मुझे इनाम में दे दी थी। मारिया ने आश्चर्य से पूछा, पर तुमने वो आग की नदी कैसे पार की? कोशरे बोला, ओह वो नदी, उसको पार करने के लिए तो मेरे पास एक जादू का रुमाल है। बस मुझे उसको अपने दाहिने कंधे के ऊपर केवल 3 बार हिलाने की जरूरत पड़ती है और फिर वो एक ऊंचा पुल बन जाता है। वो पुल उन आग की लपटों को पार करके वहां तक पहुंचने के लिए काफी ऊंचा होता है। मारिया ने उसके कहे सारे शब्द बखूबी याद कर लिए और फिर उनको इवान को बता दिया और उसने कोस्चेव का रुमाल भी चुरा लिया। इवान ने उस रुमाल के सहारे वो आग की नदी पार की और बाबा यागा की खोज में चल दिया। वो काफी दूर तक बिना खाए पिए चलता रहा। अब उसको भूख लगाई थी। वो खाने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसको समुद्र के ऊपर एक अजीब सी चिड़िया आती दिखाई दी। उस चिड़िया के साथ उसके कुछ बच्चे भी थे, तो इवान ने सोचा कि वो उनमें से एक बच्चे को खाकर अपनी भूख मिटाएगा। पर वो चिड़िया बोली, नहीं इवान नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, एक दिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। इवान ने उसके बच्चे को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जंगल में उसको शहद की मक्खियों का एक छत्ता मिला और बोला, मैं थोड़ा सा शहद ही खा लेता हूँ। रानी मक्खी बोली, नहीं इवान नहीं, मेरा शहद तो छूना भी मत, एक दिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। सो इवान ने शहद भी छोड़ा और आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसको एक शेरनी मिली जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसने कहा, मैं एक शेर का ही बच्चा खा लेता हूँ, नहीं तो मैं भी भूख से मर जाऊंगा। शेरनी बोली, नहीं नहीं इवान, मैं एक दिन तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी, मेहरबानी करके मेरे बच्चे को मत खाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं खाता, पर तुम अपना वायदा याद रखना। इस तरह वो बेचारा भूखा ही घूमता रहा। काफी देर के बाद ये बाबा यागा के घर तक पहुंच सका। उसके घर के चारों तरफ 12 खंबे लगे हुए थे। उन 12 खंबों में से एक खंबे के सिवा सभी खंबों पर आदमियों की खोपड़ियां लगी हुई थी। इवान बोला, गुड्डे दादी माँ। गुड्डे इवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो या फिर किसी जरूरत से आए हो? मैं आपके पास काम करने के लिए आया हूँ। मुझे आपकी एक छोटी घोड़ी चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर इसके लिए तुमको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, केवल 3 दिन ही काम करने की जरूरत है। अगर तुम मेरी घोड़ियों को ठीक से रखोगे तो तुमको एक घोड़ी मिल ही जाएगी। अगर तुम मेरी एक भी घोड़ी को खो दोगे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगी और जो मेरा आखिरी खंबा खाली पड़ा है उस पर लगा दूंगी। तैयार हो? इवान राजी हो गया। बाबा यागा ने उसको कुछ खाना पीना दिया और उसको काम पर लगा दिया। इवान ने घोड़ियों को बाहर निकाला। उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई और घास के मैदान की तरफ भाग गई। इससे पहले कि वो उनको देखता तो वो इधर उधर भाग कर चली गई। वो एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। कुछ देर बाद उसको नींद आ गई। सूरज छिपने वाला था कि तभी वो समुद्र के पास उड़ने वाली अजीब चिड़िया वहां आई और इवान को जगाया। उठो इवान, उठो, जरा देखो, तुम्हारी सब घोड़ियां तो अपनी घुड़साल में आ गई हैं। इवान उठा और वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सारी घोड़ियां तो घुड़साल में खड़ी हैं, पर उधर बाबा यागा अपनी घोड़ियों पर चिल्ला रही थी और उनको बुरा भला कह रही थी। तुम लोग सारी की सारी यहाँ वापस क्यों आ गई? घोड़ियां बोली, हम क्या करती, सारी दुनिया की बहुत सारी चिड़ियां वहां आ गई थी और अगर हम वहां से ना भागते तो अपनी चोंचों से हमारी आंखें निकाल देती। कोई बात नहीं, कल तुम लोग जंगल की तरफ चली जाना। इवान रात को चैन की नींद सोया। सुबह को बाबा यागा ने उससे कहा, तुम अपने आप को ठीक से देखना इवान, अगर आज रात एक घोड़ी भी वापस नहीं आई तो कल तुम्हारा ये खूबसूरत सर मेरे एक खंबे पर सजा होगा। अगले दिन इवान ने सब घोड़ियों को घुड़साल से बाहर निकाला। घोड़ियों ने बाहर निकलते ही अपनी अपनी पूंछें हिलाई और फिर से जंगल में काफी अंदर तक भाग गई। इवान फिर एक पत्थर पर बैठ गया और फिर रोने लगा। रोते रोते वो फिर से वहीं सो गया। वो सारा दिन सोता रहा। जब शाम हुई तो वहां एक शेर आया और बोला, इवान उठो, देखो तुम्हारी घोड़ियां गुड़साल में सुरक्षित पहुंच गई हैं। इवान उठा और फिर घर वापस आ गया। बाबा यागा अपनी घोड़ियों पर फिर से चिल्ला रही थी। वो अपनी घोड़ियों पर पहले दिन से भी ज्यादा गुस्सा थी।
तुम लोग घर वापस क्यों आई? बेचारी घोड़ियां बोली, हम क्या करती, सारी दुनिया के जंगली जानवर हमको फाड़ खाने के लिए वहां आ गए थे। बाबा यागा बोली, ठीक है, कल तुम लोग नीले समुद्र की तरफ भाग जाना। रात को इवान चैन की नींद सोया। सुबह को बाबा यागा ने इवान से कहा, इवान, इन घोड़ियों का ध्यान रखना। अगर तुमने एक भी घोड़ी खोई तो तुम्हारा ये सुंदर सर मेरे उस 12वें खंबे पर टांगा होगा। इवान ने फिर घोड़ियां घुड़साल से बाहर निकाली। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने पूंछें हिलाई और नीले समुद्र की तरफ भाग गई। वहां जाकर वे नीले समुद्र में गायब हो गई। इवान फिर एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। रोते रोते फिर सो गया। जब शाम हो गई तो वहां एक शहद की मक्खी भिन भिनाती आई और इवान से बोली, इवान जाओ, घर जाओ, हमने तुम्हारी सब घोड़ियां घुड़साल में बेच दी हैं। पर ध्यान रखना कि अब तुम बाबा यागा के सामने नहीं आना, वो तुमको देख नहीं पाएगी। तुम घुड़साल में घोड़ियों के चारे के बर्तन के पीछे छिप जाना। वहां पर एक बहुत ही गंदी सी खाल की बीमारी वाली बच्ची घोड़ी है जो हमेशा गोबर में लेटी रहती है। तुम उस घोड़ी को चुरा लेना और वो भी आधी रात के बाद, और उसको लेकर भाग जाना। इवान उठा और घुड़साल की तरफ चल दिया और घोड़ियों के खाने के बर्तन के पीछे जाकर छिप गया। उधर बाबा यागा अपनी घोड़ियों को फिर से डांट रही थी, तुमको फिर से वापस आने की क्या जरूरत थी? घोड़ियां बोली, हम कुछ भी नहीं कर सके। वहां उतनी सारी शहद की मक्खियां थी जितनी कभी तुमने जिंदगी भर में नहीं देखी होंगी। वो हमारे ऊपर सब तरफ से उड़ उड़ कर आ रही थी और हमारी हड्डियों तक काटने की कोशिश कर रही थी। बाबा यागा सोने चली गई। आधी रात को इवान ने वो गंदी सी खाल की बीमारी वाली बच्ची घोड़ी उठाई और उस पर चढ़कर आग की नदी की तरफ दौड़ गया। वहां जाकर उसने अपना रुमाल अपने दाएं कंधे पर ऊपर 3 बार हिलाया तो वहां एक बहुत ऊंचा पुल खड़ा हो गया। इवान ने उस पुल को पार किया, फिर 2 बार उस रुमाल को अपने बाएं कंधे के ऊपर हिलाया तो वो पुल तो वहीं रहा पर बहुत ही पतला हो गया था। अगली सुबह बाबा यागा ने देखा कि उसकी एक बच्ची घोड़ी गायब थी। वो गुस्से में आग बबूला होकर तुरंत ही अपने लोहे की ओखली में कूदी। अगली सुबह बाबा यागा ने देखा कि उसकी एक बच्ची घोड़ी गायब थी। वो गुस्से में आग बबूला होकर तुरंत ही अपने लोहे की ओखली में कूदी, अपने मूसल से उसको चलाया और अपनी झाड़ू से अपना रास्ता साफ करती हुई दौड़ गई। वो आग की नदी पर आई तो सामने उसको पुल दिखाई दिया। उसने सोचा, कितना शानदार पुल है, और ये कहकर वो उस पुल के ऊपर दौड़ गई। पर ये क्या, वो पुल तो बीच में ही टूट गया। बाबा यागा उस आग की नदी में सर के बल गिर पड़ी और एक बहुत ही दर्द भरी मौत मारी गई। इवान ने उस बच्ची घोड़ी को घास के मैदान में घास खिलाकर मोटा किया। कुछ ही दिनों में बहुत ही बढ़िया घोड़ी हो गई। इवान एक बार फिर मारिया के पास गया। वो तुरंत ही बाहर निकल आई और खुशी से बोली, ओ इवान, तुम अभी भी जिंदा हो। इवान ने फिर उसको वो सब कुछ बताया जो उसके साथ वहां हुआ था और कहा, चलो यहाँ से चलो। मारिया बोली, पर इवान, मुझे डर लगता है, अगर कहीं कोस्चेव हम लोगों को फिर से पकड़ ले तो, और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे तो? इवान बोला, नहीं, इस बार ऐसा नहीं कर सकेगा। मेरी घोड़ी हवा की रफ्तार से भागती है। सो वो दोनों उस घोड़ी पर चढ़े और वहां से भाग लिए। शाम को कोस्चेव जब घर वापस लौट रहा था तो उसका घोड़ा फिर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। अरे तुमको क्या हो गया है? क्या घर में फिर कुछ गड़बड़ है? घोड़ा बोला, इवान आया है और वो मारिया को ले गया है। कोस्चेव ने पूछा, क्या तुम उनको पकड़ सकते हो? घोड़ा बोला, पता नहीं, पर इस बार इवान के पास एक नया घोड़ा है जो मुझसे भी ज्यादा तेज दौड़ता है। कोस्चेव चिल्लाया, नहीं, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता। ये तो मुझे पता नहीं कि कोस्चेव अपने घोड़े पर कितने घंटे या कितने दिन तक उसके पीछे भागा, पर आखिर में उसने इवान को पकड़ ही लिया। कोस्चेव अपने घोड़े से जमीन पर कूदा और इवान को अपनी तलवार से मारने ही वाला था कि इवान की घोड़ी ने उसको बहुत ही जोर से लात मारी और उसका सिर छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर गया। इवान ने उसको फिर अपना एक मोटा सा डंडा मारकर खत्म कर दिया। फिर उसने एक बहुत ही बड़ी आग जलाई। कोस्चेव का शरीर उसमें जलाया और उसकी राख को चारों तरफ बिखेर दिया। माया कोस्चेव की घोड़ी पर चढ़ी, इवान अपनी घोड़ी पर चढ़ा और दोनों वहां से चल पड़े। पहले वे रेवन के घर गए, फिर गरुड़ के घर गए और फिर बाज के घर गए। तीनों महलों में उनका जोर शोर से स्वागत हुआ। इवान, हमको तो लगा था कि अब हम तुमको नहीं देख पाएंगे,
पर अब हमें पता चल गया है कि तुमने ये यात्रा क्यों की थी। सारी दुनिया में तुम्हारी पत्नी जैसी सुंदर और कोई लड़की तो हो ही नहीं सकती। वो अपनी 3 बहनों के साथ कुछ दिन रहा, बहुत सारी दावतें खाई और फिर अपने राज्य की तरफ चल दिया। वहाँ उसने मारिया के साथ बहुत दिनों तक खुशी खुशी राज किया।